नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा का काम रोकने की याचिका खारिज की। कहा, यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 23 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले पिछले 50 दिन में आज सबसे कम। कल 1,52,734 नए मरीजों की पुष्टि। कोविड से ठीक होने की दर 91.6% हुई। पिछले 24 घंटों में 2,38,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मिशन मोड पर प्रतिदिन 45 लाख कोविड जांच करने के प्रयास शुरू किए। गांवों में 30 जून तक जांच बढ़ाई जाएगी। कई राज्यों में कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए नए ऋणों की घोषणा की। दक्षिण पश्चिम मानसून 3 जून तक केरल में दस्तक देगा। दक्षिण कोरिया में जलवायु शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने स्वच्छ और हरित पृथ्वी के वैश्विक अभियान में और अधिक कार्रवाई करने तथा सभी देशों को इसमें शामिल करने का आह्वान किया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 2 बार के उपविजेता डोमिनिक थिएम स्पेन के पाब्लो अंडुजर से हारे। और दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पूजा रानी ने स्वर्ण पदक जीता। एमसी मैरीकॉम, ललबुआत साइही और अनुपमा ने रजत पदक जीते। दोपहर समाचार में निखिल कुमार के साथ मैं कनकलता। कोविड को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग जो पहला टीका लगवा चुके हैं वे निर्धारित समय पर दूसरा टीका अवश्य लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। फेस मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, चेहरे तथा हाथों की साफ सफाई का ध्यान रखें। लोगों को कोविड संबंधित जानकारी देने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। किसी भी जानकारी के लिए 011-2397-8046 और 1075 पर कॉल करें। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कोविड महामारी के अत्यधिक फैलाव वाले समय में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर निर्माण कार्य रोकने की मांग की गई थी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर काम सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक हिस्सा है और ये जनहित के लिए महत्वपूर्ण है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास के निर्माण कार्य को परियोजना से अलग नहीं रखा जा सकता। पीठ ने कहा कि क्योंकि कामगार कार्यस्थल पर काम करने के अलावा वहां पर रहते भी हैं, इसलिए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना के काम को रोकने के लिए कोई आदेश पारित करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सेंट्रल विस्टा परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की एक जरूरी परियोजना बताते हुए न्यायालय ने कहा कि संसद के सार्वभौमिक कार्य भी इस स्थान पर संपादित किए जाएंगे और आमजन इस परियोजना में बहुत रुचि रखते हैं। अदालत ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस परियोजना की वैधता को बरकरार रखा है। अदालत ने यह भी कहा कि सेंट्रल एवेन्यू का काम नवंबर के पहले पूरा होना है और ये बात इसके करार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीठ ने कहा कि विनिर्माण का कार्य समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना है और क्योंकि कामगार निर्माण स्थल पर रह भी रहे हैं, इसलिए कोविड नियमों का पालन कराते हुए उन्हें हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस परियोजना को रोकने के लिए अदालत के पास कोई वैध कारण नहीं है। सरकार ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर अफवाहें फैलाई गईं। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र पर कई झूठे आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना अभी हाल में नहीं की गई है, बल्कि यूपीए शासनकाल के समय इस पर विचार हुआ था।
सेंट्रल विस्टा और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, उनमें अंतर जो है वो भी नहीं मालूम। द टू आर बीइंग फ्रीली इंटरचेंज। पहली बात तो ये है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें अगले 250-300 वर्ष के लिए हमें भारत सरकार का गवर्नेंस आर्किटेक्चर जो है उसके बनाने की हमारे पास एक ब्रॉड प्लान है। ये प्रोजेक्ट ना अभी शुरू हुआ है ना अभी कंसेप्चुलाइज हुआ है। मैं आपको इसका 2 उदाहरण देता हूं। हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये कुछ 100 वर्ष पहले बनाई गई थी, नॉट फॉर द लेजिस्लेचर ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बाकी भी जो बिल्डिंग्स हैं, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, बाकी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है, हम शुरू से ये स्पष्ट करते आ रहे हैं कि नन ऑफ दीज बिल्डिंग्स विल बी टच्ड। जो हिस्टोरिक, कल्चरल, आइकॉनिक बिल्डिंग्स है, दे विल रिमेन एग्जैक्टली एज दे आर। केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के विकास के प्रस्ताव को 10 नवंबर 2020 को मंजूरी दी थी। 608 करोड़ से अधिक अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के लिए दिल्ली शहरी कला आयोग, विरासत संरक्षण समिति, सेंट्रल विस्टा समिति और स्थानीय निकाय से आवश्यक अनुमति ले ली गई थी। सरकार ने इस महत्वपूर्ण कार्य कराने का जिम्मा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD को सौंपा है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने पहले चरण के निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिए इस साल जनवरी में प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर 477 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली परियोजना के विकास का काम प्रमुख निर्माण कंपनियों में से एक मेसर्स शापूरजी पल्लोनजी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा था और अप्रैल में काम शुरू हो गया था। पहले चरण के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों में भूमि के समतल करने और लॉन आदि के काम को कराना शामिल है। आगंतुकों और पर्यटकों के लिए 10 स्थानों पर शौचालय, पीने के पानी की सुविधा और वेंडिंग क्षेत्र के साथ साथ जन सुविधाएं भी होंगी। पैदल यात्रियों के लिए जनपथ और राजपथ के साथ ही सी हेक्सागन क्रॉसिंग के पास अंडरपास भी बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट। नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखागार हैं। इन सभी प्रतिष्ठित इमारतों का निर्माण 1921 से पहले किया गया था, जिस वर्ष नई राजधानी का उद्घाटन किया गया था। अन्य कार्यालय भवनों को बाद में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की आवश्यकता के अनुसार बिना योजना के तैयार किया गया। संसद भवन का निर्माण 1927 में किया गया और इसे विरासत भवन घोषित किया गया। इसकी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा मौजूदा मांग की आवश्यकता को पूरा करने में अपर्याप्त है, जिसके लिए एक नए अत्याधुनिक संसद भवन की आवश्यकता है। सरकार द्वारा संसद भवन, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेंट्रल विस्टा परियोजना को पूरा करने के लिए CPWD को समय सीमा दी गई है। सेंट्रल विस्टा का समय सीमा नवंबर 2021 है, वहीं संसद भवन का निर्माण कार्य मार्च 2022 तथा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का काम मार्च 2024 तक पूरा किया जाना है। मोहम्मद नसीम नकवी के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोविड महामारी से निपटने और नियंत्रण के लिए व्यापक प्रबंधन रणनीति के तहत संक्रमण की जांच, पता लगाना, इलाज और कोविड से बचने के लिए उचित व्यवहार के साथ साथ टीकाकरण एक सशक्त माध्यम है। केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण चलाकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद कर रही है और उन्हें मुफ्त कोविड टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे ही टीके खरीदने की सुविधा भी दी गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 1 मई से आरंभ कोविड टीकाकरण का उदार और तीसरा चरण देश भर में चल रहा है। इसके तहत केंद्र सरकार टीका उत्पादकों से हर महीने उत्पादन का 50% टीका खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करा रही है। इस दिशा में अब तक 23 करोड़ से ज्यादा टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अभी 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा टीके राज्यों के पास उपलब्ध हैं और उन्हें अगले 3 दिनों में 2,73,000 से अधिक और टीके दी जाएंगी। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्र ने कहा है कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोविड वैक्सीन की लगभग 12 करोड़ डोज जून में उपलब्ध हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 6 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएंगी। केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन की आपूर्ति निःशुल्क होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराकर उन्हें सहयोग दे रही है। कोविड महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए जांच, निगरानी और उपचार के साथ साथ टीकाकरण केंद्र सरकार की व्यापक रणनीति का अभिन्न अंग है। भारत ने इस साल 16 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीका उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार अगले महीने उपलब्ध होने वाले टीकों का पूरा ब्यौरा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को पहले दे रही है, ताकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बेहतर योजना बनाकर टीका का वितरण सुनिश्चित कर सकें। इस महीने केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 करोड़ 94 लाख से अधिक डोज उपलब्ध कराई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र ने म्यूकोरमाइकोसिस रोग के इलाज में काम आने वाली एम्फोटेरिसिन बी की 30,000 से अधिक अतिरिक्त शीशियां राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को आज उपलब्ध करा दी हैं। महाराष्ट्र को सबसे अधिक 5,900 शीशियां, गुजरात को 5,630, राजस्थान को 3,670 और कर्नाटक को 1,930 शीशियां आवंटित की गई हैं। देश में आज कोविड के नए मामले पिछले 50 दिन में सबसे कम दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 1,52,734 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ठीक होने की दर बढ़कर 91.6% हो गई है। लगातार 18वें दिन स्वस्थ होने वालों की दैनिक संख्या नए मामलों से अधिक रही है। कल 2,38,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। अब तक 2,56,92,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या पिछले 24 घंटों में कम होकर 88,416 पर आ गई है। इसी दौरान 3,128 लोगों की मौत हुई है। अब तक 3,29,000 से अधिक लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है। कोविड नमूनों की जांच में तेजी लाई गई है और अब तक 34 करोड़ 48 लाख से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने 30 जून तक हर रोज 45 लाख नमूनों की जांच करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जांच बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आईसीएमआर ने इस महीने के शुरू में जांच नीति में संशोधन किया था और आरटीपीसीआर जांच करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जांच प्रक्रिया बढ़ाने की नीति तैयार की थी। पिछले 17 महीनों में आईसीएमआर ने कोविड के खिलाफ संघर्ष जारी रखते हुए कई उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत ने 7 मई को 30 करोड़ जांच करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया था। असम में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में वॉर रूम स्थापित किए हैं। आज गुवाहाटी में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने कहा कि राज्य में 304 ग्राम पंचायतें और गांव कोविड मुक्त हैं। श्री दास ने यह भी कहा कि ग्राम पंचायतों में स्थापित वॉर रूम कोविड महामारी की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि राज्य में उनके विभाग द्वारा कोविड महामारी के विरुद्ध शुरू किए गए जन आंदोलन में कई मंत्री, सांसद और विधायक शामिल हैं। असम में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल है। पंचायत मंत्री रंजीत कुमार दास ने आज गुवाहाटी में बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में वॉर रूम बनाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। टास्क फोर्स द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। श्री दास ने यह भी कहा कि प्रदेश में मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जैसे योजनाओं को समर्पित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जा रहा है। कोविड की पहली लहर में दूसरे राज्यों से असम लौटे 62,000 से अधिक लोगों को विभाग द्वारा पहचान की गई है और वे लोग विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि राज्य वर्तमान और भविष्य में किसी भी कोविड लहर से निपटने के लिए तैयार है।
बेंगलुरु में कल भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक का स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा महामारी का मुकाबला करने में सक्षम है। श्री नारायण ने बताया कि ऑक्सीजन की सुविधा के साथ 24,000 से अधिक बिस्तर अस्पतालों में और 10,000 से अधिक बिस्तर मेडिकल कॉलेजों में मौजूद हैं। राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति 150 मीट्रिक टन से बढ़कर 1,200 मीट्रिक टन हो चुकी है। श्री नारायण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आज देश को वेंटिलेटर, मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट के निर्माण तथा वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया है। महाराष्ट्र में पुणे क्षेत्र के हदसपार में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ड्राइव इन टीकाकरण केंद्र का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस केंद्र में वृद्ध तथा दिव्यांगजनों का टीकाकरण किया जाएगा। राज्य में पुणे टीकाकरण के मामले में अग्रणी है। कोल्हापुर के प्रभारी मंत्री सातेज पाटिल ने संबंधित अधिकारियों को 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे छात्रों की सूची बनाने को कहा है जिनमें पिछले 8 दिन में कुछ अन्य बीमारियां पाई गई हैं। एक रिपोर्ट। श्री पाटिल ने कहा कि छात्रों में भय को दूर करने के लिए 1 घंटे का काउंसलिंग सत्र ऑनलाइन माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की संभाव्य तीसरी लहर से लड़ने के लिए शिक्षक, पालक और स्वास्थ्य मशीनरी को एक साथ आना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगले 4 दिनों में बच्चों और छात्रों की देखभाल के उपायों को सूचीबद्ध करते हुए प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा। दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को वॉक इन टीकाकरण करने की सुविधा प्रदान की है। इसके अनुसार मुंबई नगर निकाय के 3 टीकाकरण केंद्रों पर व्यवस्था की गई है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जिन जिलों और निगमों में 20% से अधिक सकारात्मकता दर है, उन जिलों की सीमाएं पूरी तरह से बंद की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को ऐसे जिलों में प्रवेश करने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र के नाशिक जिले में जिला प्रशासन स्थानीय भाषा के माध्यम से आदिवासियों की सभी शंकाओं को दूर करके कोविड टीकाकरण अभियान की सुविधा बढ़ा रहा है। नाशिक जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना मंसूद ने कहा है कि टीकाकरण को लेकर आदिवासियों के बीच कुछ आशंकाएं हैं। श्रीमती मंसूद ने कहा कि जागरूकता के लिए स्थानीय भाषा में ऑडियो वीडियो क्लिप तैयार किए गए हैं। स्पुतनिक वैक्सीन निर्माता दिल्ली को अगले महीने से टीके उपलब्ध कराएंगे। एक कार्यक्रम से इतर मीडिया से बातचीत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस टीके के निर्माताओं ने 20 जून के बाद कुछ वैक्सीन देने का आश्वासन दिया है। श्री केजरीवाल ने आज एक सरकारी विद्यालय में शहर के पत्रकारों और उनके परिवारजनों के लिए मुफ्त टीकाकरण का उद्घाटन किया। गुजरात में कल कोविड-19 के 1,871 नए मामलों की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 5,146 मरीज ठीक हुए हैं। गुजरात में अब तक 7,62,670 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 94.40 हो चुकी है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक 237 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए। वडोदरा में 216 मामले दर्ज हुए, जबकि सूरत में 139 नए मामले दर्ज किए गए। कल राज्य में 25 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 9,815 तक पहुंच गई है। राज्य में इस वक्त 35,403 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 521 मरीज वेंटिलेटर पर है। गुजरात में कल 1,83,070 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्र स्तर की 4 हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। ये सेवा दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए काम कर रही है। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 08046110007। पिछले कई महीनों से सरकार कोविड उपचार नियमों, कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए भी जागरूकता पैदा कर रही है।
प्राइवेट टीवी और FM चैनलों से भी कहा गया है कि वे इन हेल्पलाइन नंबर के बारे में उचित उपायों के जरिए विशेष रूप से प्राइम टाइम में जागरूकता बढ़ाएं। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे अहम बात यह है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संक्रमण के बचाव के लिए जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों का सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तत्काल उठाए गए कदमों के कारण ही इस महामारी से निपटने में लोगों को काफी मदद मिली है। कोविड-19 महामारी के बारे में पूछे जाने वाले सवालों का हल निकालने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन काम कर रही हैं। ये हेल्पलाइन लोगों को बचाव के उपायों की उपयोगी जानकारी पहुंचा रही हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 01123978046 तथा 1075। राज्यों के लिए हेल्पलाइन नंबर है अंडमान और निकोबार 03192232102, आंध्र प्रदेश 104-829-710-4104, अरुणाचल प्रदेश 104-0360229-2777 तथा 0360229-2774 तथा 0360229-2775। असम के लिए 104, बिहार के लिए 104, चंडीगढ़ के लिए 977-955-8282, छत्तीसगढ़ के लिए 104 तथा 0712235091, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के लिए 104, दिल्ली के लिए 01122307145 तथा 1800111747 और 8800007722। गोवा के लिए 104, गुजरात के लिए 104 तथा 07923250818। इसके अलावा एक और नंबर है 07923251900। हरियाणा के लिए 855-889-3911। हिमाचल प्रदेश के लिए 104, जम्मू और कश्मीर के लिए 091, जम्मू कश्मीर के लिए 0191252098 इसके अलावा एक और नंबर है 019424400283। झारखंड के लिए 104, कर्नाटक के लिए 104 तथा 1075। इसके अलावा एक और नंबर है 08046848600 तथा 08066692000। एक और नंबर है 9745697456 तथा 0801070। केरल के लिए 047125525056। लद्दाख के लिए 019822564662। लक्षद्वीप के लिए 104, महाराष्ट्र के लिए 02026127394, मणिपुर के लिए 038524116668 तथा 1800345318। मेघालय के लिए 108 तथा 1070। मिजोरम के लिए 102, मध्य प्रदेश के लिए 104, नागालैंड के लिए 7005539653 तथा 180034500019। ओडिशा के लिए 9439994859। पुदुचेरी के लिए 104, पंजाब के लिए 104, राजस्थान के लिए 104 तथा 108, सिक्किम के लिए 104, तमिलनाडु के लिए 04429510500, तेलंगाना के लिए 104, त्रिपुरा के लिए 112 तथा 0381231586 तथा 8794534501। उत्तर प्रदेश के लिए 180018055145 तथा 6389300137। इसके अलावा 0592
0522452300 और 052226104145। उत्तराखंड के लिए 104 के अलावा 013527222100 और एक और नंबर है 013527245006। पश्चिम बंगाल के लिए 180031344222। इसके अलावा एक और नंबर है 033243122600। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा का काम रोकने की याचिका खारिज की। कहा, यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 23 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले पिछले 50 दिनों में आज सबसे कम, कल 1,52,734 नए मरीजों की पुष्टि हुई। कोविड से ठीक होने की दर 91.6% हुई। पिछले 24 घंटे में 2,38,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मिशन मोड पर प्रतिदिन 45 लाख कोविड जांच करने के प्रयास शुरू किए। गांवों में 30 जून तक जांच बढ़ाई जाएगी। कई राज्यों में कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए नए ऋणों की घोषणा की। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के 2 बार के उपविजेता डोमिनिक थिएम स्पेन के पाब्लो एंडुजार से हारे। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज से लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। इसके साथ ही संक्रमण नियंत्रण क्षेत्रों से बाहर कुछ गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अनुसार वैध औद्योगिक क्षेत्रों में 4 दीवारी के अंदर बनी औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा निर्माण स्थल पर निर्माण कार्यों की भी इजाजत दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू में आज कुछ छूट देते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए। नए दिशा निर्देश कल 1 जून से प्रभावी होंगे। नए निर्देशों के अनुसार ये छूट उन जिलों में नहीं मिलेगी जहां कोविड-19 संक्रमण के 600 से अधिक सक्रिय मामले हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य के कल तक के लिए लागू लॉकडाउन को अब 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि राज्य में व्यापार गतिविधियों के लिए रियायत दी जाएगी। टीकाकरण केंद्र, बैंक और आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन के दौरान काम करती रहेंगी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोविड महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए विभिन्न सहायता उपायों और नए ऋण उत्पादों की घोषणा की है। इसमें कोविड उपचार के लिए व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए 5 लाख रुपए तक के असुरक्षित ऋण शामिल होंगे। विश्व के नेताओं ने स्वच्छ और हरित पृथ्वी के वैश्विक अभियान में और अधिक कार्रवाई तथा सभी देशों के सहयोग का आह्वान किया है। दक्षिण कोरिया में वर्चुअल माध्यम से आयोजित 2 दिवसीय जलवायु शिखर सम्मेलन कल संपन्न हुआ। विभिन्न देशों ने हाल के महीनों में महत्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को निर्धारित किया है। साथ ही वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थ होने की योजना बनाई है। मौसम विभाग ने कहा है कि केरल में मानसून 3 जून तक पहुंचने की संभावना है। इससे पहले कहा गया था कि केरल में 31 मई तक मानसून आएगा। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने ये जानकारी दी। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। पहले दौर के मुकाबले में उन्हें स्पेन के पाब्लो एंडुजार ने 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4 से हराया। थिएम 2 बार फ्रेंच ओपन के उपविजेता रहे हैं। एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत की पूजा रानी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। प्रसिद्ध मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम, ललबू आतसाही और अनुपमा को रजत पदक मिला है। दुबई में चल रही प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पूजा ने 75 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान की मावलूदा मोल्दोनोवा को 5-0 से हराकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने 2019 की चैंपियनशिप में भी 81 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम 51 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में 2 बार की विश्व चैंपियन कजाकिस्तान की नाजिम कायजाइबे से 2-3 से हार गईं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा का काम रोकने की याचिका खारिज की। कहा, ये परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 23 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले पिछले 50 दिन में आज सबसे कम, कल 1,52,734 नए मरीजों की पुष्टि। कोविड से ठीक होने की दर 91.6% हुई। पिछले 24 घंटों में 2,38,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मिशन मोड पर प्रतिदिन 45 लाख कोविड जांच करने के प्रयास शुरू किए। गांव में 30 जून तक जांच बढ़ाई जाएगी। कई राज्यों में कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए नए ऋणों की घोषणा की। दक्षिण पश्चिम मानसून 3 जून तक केरल में दस्तक देगा। दक्षिण कोरिया में जलवायु शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने स्वच्छ और हरित पृथ्वी के वैश्विक अभियान में और अधिक कार्रवाई करने तथा सभी देशों को इसमें शामिल करने का आह्वान किया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 2 बार के उपविजेता डोमिनिक थियम स्पेन के पाब्लो अंडुजर से हारे। और दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पूजा रानी ने स्वर्ण पदक जीता। एमसी मैरीकॉम, ललबुआत शाही और अनुपमा ने रजत पदक जीते। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।